बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट हम क्यों बनाते हैं और बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। और बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट से हमें अपने सॉफ्टवेयर की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, लिमिटेशंस हैं, बजट क्या है, कौन कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, हमारा स्केड्यूल कितने हैं, हमारे पूरे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, इन सब के बारे में मालूमात मिलती है। तो इसका जो एक एक टेम्पलेट है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो हमारी एग्जांपल है वो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की है। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट या एक आप कह सकते हैं कि चार्टर जो है वो कैसे बनता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट में वो आता है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड में हम क्या लिख सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इज़ कंसर्न्ड विद डेवलपिंग अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर FURC इन ऑर्डर टू मेक लाइब्रेरी मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट एंड ईजी टू हैंडल। ये हमने क्या कर दिया, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन बता दिया कि जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाने जा रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, और सेकंड जो इसमें पॉइंट है उसमें हमने क्या चीज़ बता दी, द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इनेबल्स अ फुली ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सर्विस टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द बुक्स एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ बुक्स एंड अबाउट द बुक होल्डर। ठीक है, कि हमें जो है तो ये पता चल जाएगा कि इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कितनी बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं। अगर हम उनकी डिटेल्स जानना चाहेंगे तो हम क्यूरी करेंगे, हमारे पास सारी डिटेल आ जाएगी। फिर सेकंड ये कि अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट, हमारे पास कुछ सॉफ्ट कॉपीज़ हैं और सॉफ्ट कॉपीज़ ऑनलाइन जो है तो अवेलेबल हैं कि कोई भी बंदा उन्हें परचेज़ कर सकता है। तो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। और सेकंड ये कि अगर कोई यूज़र्स हैं जिन्होंने कोई बुक इशू करवाई है तो उसकी हमारे पास डिटेल आ सकती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप होता है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, तो इसमें हमने एक तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बता दिया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, और साथ में ये बता दिया कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे काम करेगा या कौन कौन सी ऐसी मैनुअल चीज़ें हैं जिनको ऑटोमेट करेगा। ठीक है, जो आप कह लें कि एक दो लाइंस में हमने उसकी थोड़ी सी ब्रीफ सी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो सेकंड जो स्टेप आएगा वो आएगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है, आप लोगों ने जो प्रपोजल्स जमा करवाए हैं वो भी, उसमें भी आपने इसी तरह इसको लेके चलना है। तो ये आ गया टू ऑटोमेट द होल लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोसेस एंड टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट, दिस इज़ ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आ गया। हम ये चाहते हैं कि जो मैनुअल एफर्ट है, जो अभी वहाँ पे ह्यूमंस एफर्ट करते हैं कि बुक्स को जो है तो ऑर्गेनाइज करना, फिर रैक मेंटेन करना, फिर ये देखना कि कौन सी बुक को कहाँ पे रखना है, और अगर कोई बुक सर्च करनी पड़ जाए तो खुद जाके सर्च करना, और ये भी रिकॉर्ड मेंटेन रखना कि किस बंदे ने कौन सी बुक इशू करवाई है और कोई फ़ाइन बनता है या नहीं बनता। ये जो मैनुअल एफर्ट है इसको हम ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। तो एक हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव आ गया टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द बुक। हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि हमारे इस लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कि हम जो है तो अपनी नीड के मुताबिक बुक्स को रीड आउट कर सकें। फिर है द इशुएंस रिटर्न ऑफ द बुक, और हम ये चाहते हैं कि ये जो बुक इश्यूज़ होती हैं या बुक रिटर्न की जाती हैं तो उसमें जो इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है मैनुअल वर्क में, उसको जो है तो ख़त्म करना चाहते हैं। लेट सपोज़ कि अगर एक बच्चे ने बुक इशू करवाई है, ठीक है, और आप मैनुअली रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, तो आप जो है तो बुक इशू करेंगे, आपने एक रजिस्टर के ऊपर मेंशन कर दिया, वो बच्चा आपको रिटर्न करेगा, और शायद आप जो आपका रिटर्न का रजिस्टर होगा या उसी रजिस्टर में उसको अपडेट करना भूल जाएं, तो जिसकी वजह से जो रिकॉर्ड है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। फिर सेकंड ये कि सेंट्रल डेटाबेस टू कीप द रिकॉर्ड, और हमारे पास कोई एक डेटाबेस होना चाहिए कि जिसमें हम अपना सारे का सारा रिकॉर्ड रख सकें कि जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसको एक्सेस कर सकें। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। जब भी हम बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें और हमें और बिज़नेस केस डॉक्यूमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है या हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है या IT सपोर्ट सिस्टम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ठीक है, वो सारे हमारे क्लियर होंगे। फिर थर्ड स्टेप में आ जाता है करंट सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के साथ साथ अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट। ठीक है,
प्रॉब्लम के साथ आता है अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट। अब इसमें पहले आपने एक्सप्लेन करनी है करंट सिचुएशन, मतलब कि लाइब्रेरी के अंदर अभी मैनुअली काम कैसे हो रहा है विदाउट दिस सिस्टम, लाइब्रेरी या ऑटोमेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले तो आपने करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दिया, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ना कि करंटली लाइब्रेरी इज ऑपरेटेड मैनुअली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, दीज पीपल कीप रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द बुक्स, स्टूडेंट्स, बोरोअर्स, चेक इफ द बुक्स मैनुअली एंड कीप्स, मतलब कि आपने जो अभी लाइब्रेरी के अंदर जैसे काम होता है मैनुअली, आपने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा करंट सिचुएशन, मतलब जो अभी काम हो रहा है विदाउट द सिस्टम जो कि अभी आप बनाने जा रहे हैं, वो आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता दी। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आपने बता दी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहाँ से हमने फिर आगे डिफाइन करना शुरू किया कि इफ़ द लाइब्रेरी इज़ वेरी लार्ज, और अगर लाइब्रेरी बहुत बड़ी होगी तो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग विल बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, दिस इज़ आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। पहले हमने अपनी करंट सिचुएशन को बताया और उसके बाद फिर हमने आवर करंट सिचुएशन, और फिर हमारे पास क्या आ गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर हमने क्या, अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट। अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है और हम उसको सॉल्व कर सकते हों तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर अस, कि हम उससे जो है तो कुछ फ़ायदा लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आजकल की सिचुएशन देखें तो कोविड इज़ अ प्रॉब्लम, और कोविड की जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनीज के वो अपनी कोई वैक्सीनेशन लेके आएँ, और ऑब्वियसली इससे पब्लिक को भी फ़ायदा होगा और उनको खुद भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द दोज फार्मास्यूटिकल कंपनीज के वो अभी इस पे काम करें और अपनी जो है तो मेडिसिन लाएँ, ठीक है। तो इसी तरह जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप उसे सॉल्व करें और फिर उससे अपने बिजनेस बेनिफिट्स ले सकें। एज मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग वाज नेवर बीन रिलायबल, ठीक है। और यही चीज़ें आपने एक्सप्लेन कर दी। तो ये जो आपका थर्ड स्टेप होगा इसमें आपने करंट सिचुएशंस का बता दिया और साथ में बता दिया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या और अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आएगा इसमें हमने बताना है एनालिसिस ऑफ ऑप्शंस एंड रिकमेंडेशंस, मतलब जो अभी प्रॉब्लम है, करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है कि यूज़ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड नॉट टू डेवलप द प्रपोज्ड वन, द मैनुअल प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज रनिंग गुड, द लाइब्रेरी मैनेजमेंट कैन कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन मैनुअली, मतलब कि हम इसी तरह ये जो अभी मौजूदा सिस्टम है विदाउट मैनुअल ऑटोमेटेड सिस्टम, हम इसी को कंटिन्यू करें और जो नया सिस्टम अभी प्रपोज हमने किया है इसकी तरफ हम ना जाएं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आउटसोर्स सम मॉड्यूल्स, मतलब ये जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं इसके कुछ मॉड्यूल जो है वो खुद बना लें और कुछ मॉड्यूल किसी और सॉफ्टवेयर हाउस को या इंडिविजुअल्स को दे दें कि वो इसको डेवलप करें। और ये हम क्यों आउटसोर्सिंग का काम करेंगे कि हमारे कुछ पैसे बच जाएं और उसके बाद हम उन्हें इंटीग्रेट कर लें कि एक पूरा हमारे पास सिस्टम बन जाए। तीसरा क्या है कि आउटसोर्स कंप्लीट, मतलब सारे का सारा प्रोजेक्ट ही हम आउटसोर्स कर दें, FURC के अंदर रहते हुए जो है तो हम कोई इसको डेवलप ना करें, या हम ये समझते हों कि शायद अगर यहाँ पे इसको बनाया गया तो इसकी इतनी क्वालिटी नहीं होगी तो हम सारा प्रोजेक्ट आउटसोर्स करेंगे। तो हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, बेस्ड ऑन डिस्कशंस विद स्टेक होल्डर्स सर्टनली, मतलब हमारे पास तीन ऑप्शंस आ गए और उसके बाद हमने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना है, मीटिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और फिर हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि हमने इनमें से किस ऑप्शन की तरफ जाना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रिकमेंडेशंस हो जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा जो फिफ्थ स्टेप है वो प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, कि हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक रिक्वायरमेंट ये है कि बुक्स की डिटेल शो हो जाए, फिर सेकंड ये है कि जिस बंदे ने बुक इशू करवाई है फिर रिटर्न की इंफॉर्मेशन आ जाए। उसके बाद अगर हमें कोई रिपोर्ट चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स कितनी है या फ़ाइन कितना होगा तो वो हमारे पास जल्दी से इन्फॉर्मेशन आ जाए। और एक हमारे पास फीचर चाहिए कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी होनी चाहिए कि जहाँ पर जाके हम अपने डाटा को स्टोर कर सकें, ठीक है। और किसी भी टाइम पे अगर कोई भी चीज़ चाहिए हो तो हम उसे एक्सेस कर सकें। तो दीज आर द 5 रिक्वायरमेंट्स के जो हमारी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। तो इनको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। प्रिलिमिनरी का मतलब है कि इन रिक्वायरमेंट्स के साथ हम इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर कोई फर्दर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आएंगी तो उनको हम अकोमोडेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्केड्यूल, और स्केड्यूल में लेट सपोज के बता दिया कि 7 मंथ्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो स्केजुअल एस्टिमेट में आप बता देंगे कि 3 मंथ्स 4 मंथ या जितना भी टाइम उस प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट के लिए रहता है। और उसके बाद हमारा जो स्टेप आएगा दैट इज़ पोटेंशियल रिस्क। मतलब हम जब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल रिस्क हैं कि जो आ सकते हैं जिसकी वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसमें एक चीज़ क्या आ जाएगी, लैक ऑफ यूज़र इंटरेस्ट। मतलब कि हम अगर FURC या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट हमें सपोर्ट ना करे, ठीक है, या हमें फंड्स ना दे। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एंड रिजल्ट या जो हम एक क्वालिटी अचीव करना चाह रहे होंगे शायद वो डिस्टर्ब हो जाए। इन्वॉल्वमेंट इज़ अ मेजर थ्रेट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो आपके साथ कोऑपरेट करे, या आप जिस इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं तो कभी भी अगर आप उसे कॉल करते हैं कि वी नीड सम इनपुट फ्रॉम योर साइड, तो वो आपके साथ कोऑपरेट करे और वो आपके साथ बैठे और फिर आप उसको लेंगे। और अगर कोई आपको ऐसा इंडिविजुअल मिलता है जिसको आप या क्लाइंट मिलता है जो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब होगा। फिर लैक ऑफ एग्जेक्टिव मैनेजमेंट सपोर्ट, ये वही बात है कि फंड्स अगर आपको नहीं दिए जाते, या इम्प्रेसिजन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं है आपको कि आपने क्या बनाना है, तो फिर भी अल्टीमेटली आपका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा और या आपके जो प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स होंगे वो आप उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। फिर लास्ट क्या है कि लैक ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो है तो वो, अगर आपने ये सोचा कि हमने FURC के अंदर रहते हुए इसको डेवलप करना है और हमारे पास जो है तो स्किल्ड वर्कर्स ना हो या ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल ना हो, अच्छे डेवलपर्स अवेलेबल ना हो, और अगर अच्छे डेवलपर्स अवेलेबल हैं तो ये भी एक रिस्क हो सकता है कि उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा हो और वो जॉब छोड़ के चला जाए, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्क। तो हम बेसिकली ये जो हमारा स्टेप है पोटेंशियल रिस्क में, हम इन रिस्क्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इन रिस्क से रेलेवेंट फिर मिटिगेशंस प्लान बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं ना कि दीज आर आवर प्लान बी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली अपने प्लान बीज की तरफ जाते हैं कि हमारा क्या प्लान बी है और उस प्लान बी को फिर हम फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि जब भी हमने किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होता है तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी से, और फिजिबिलिटी स्टडी के साथ साथ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ द बिजनेस केस डॉक्यूमेंट। और ये जो बिजनेस केस डॉक्यूमेंट होता है इससे हमें अपने पूरे प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटीज़, लिमिटेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट, स्केड्यूल, इस सब के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। आपको कोई भी इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।